सो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम इंटीग्रेशन देखी थी पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो आज हम उसी की कंटिन्यूशन में आगे जाएंगे और हम कुछ आज दोबारा से देखेंगे कि पोलर कर्व के एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हो सकता है आगे हम लेंथ भी कैलकुलेट करें, एरिया, लेंथ। और हम कुछ पोलर इक्वेशंस आज इंटीग्रेशन भी साथ साथ सीखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। ये कुछ आज के लेसन के टास्क्स हैं हमारे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एरियाज एंड लेंथ्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये हम चीज़ें, हमारा मेन टॉपिक है कि एरिया और लेंथ को कैलकुलेट करना। इन दिस सेक्शन वी विल डेवलप द फार्मूला। हम फार्मूला भी डेवलप करेंगे फॉर द एरिया ऑफ रीजन, किसी भी रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, whose boundary is given by the polar equation, और जिसकी जो इक्वेशन है वो इन फैक्ट पोलर इक्वेशन हमें गिवन हो। We need to use the formula for the area of a sector of a circle. लास्ट टाइम हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें जो सेक्टर का एरिया होता है वो इसके बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट भी किया था, कि ये फार्मूला बनाया था प्रीवियस लेक्चर में। दिस इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल। ये एक आपको सेक्टर सर्कल का नजर आ रहा है, इसका रेडियस आर है और ये एंगल इसका थीटा है। तो दिस इस पूरे सेक्टर का जो ये एरिया होता है ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आप सारे उम्मीद है समझ रहे होंगे कि सर्कल इसलिए हमने लिया है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स और रेज, यहाँ से आर सर्कल होता है और थीटा रे होता है। हेयर ए इज द एरिया, आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द रेडियन एंगल। ये चीज भी हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, Formula 1 follows from the fact that area of a sector is proportional to its central angle. ये एक्चुअली जो रेशो होती है आपकी एंगल्स की और एरिया ऑफ होल सर्कल की, ये एक्चुअली आपके पास इक्वल होती है। और इस रेशो से ये फार्मूला आता है ना कि थीटा ओवर 2 पाई मीन्स कि 2 पाई पूरे सर्कल का एंगल और थीटा हमारा सेंट्रल एंगल, ये इसके प्रोपोर्शनल है। और ये दैट इज एरिया ऑफ होल सर्कल। ये भी हम चीज लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। ये 1/2 आर स्क्वायर थीटा कहाँ से आता है, तो याद रखिएगा एंगल की रेशो बराबर होती है एरिया की रेशो के। एरियाज इन पोलर कोऑर्डिनेट, दैट इज द टॉपिक। ये हमारा टॉपिक है। तो लेट आर बी द रीजन, ये एक आर कोई भी रीजन है बाउंडेड बाय द पोलर कर्व। और पोलर कर्व इस तरह होती है, हम बहुत सारी पोलर इक्वेशंस पढ़ी थी, और पोलर इक्वेशन को मैं एक्चुअली पोलर कर्व कह रहा हूँ। और पोलर इक्वेशन में आपने ये पढ़ा था कि पोलर इक्वेशन में जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं तो हमने कहा था कि आप आर के इक्वल सिंप्लीफाई कर लें। तो आर इज इक्वल टू थीटा, एक तरफ आर हो जाए सिंपल और एक तरफ थीटा वाले टर्म्स आ जाएं, तो आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। इसको हम कहते हैं पोलर कर्व, या मैथमेटिक्स में कहते हैं पोलर इक्वेशन। अब इस पोलर कर्व को हमने रीजन हमने इसका देखा है बाय द रेज। ये दो रेज हैं, थीटा इज इक्वल टू ए और थीटा इज इक्वल टू बी। अगर हम इस सारे को यहाँ पे देखें फिगर में, तो ये एक जनरल कर्व है, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होती थी अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल उसी तरह ये r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एक कर्व है, और ये थीटा इज इक्वल टू ए है, ये थीटा इज इक्वल टू बी है।
तो हमने इनके दरमियान ये कर्व जो है रीजन बाउंड कर रही है, जिसको हमने कैलकुलेट करना है, कि आया इसका एरिया कितना है। हेयर एफ क्या है, एक फंक्शन है, एफ इज ए पॉजिटिव कंटिन्यूस फंक्शन, और थीटा जो है उसकी लिमिट्स ये हैं 0 लेस देन b माइनस ए लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो क्या ये स्लाइड आप सबको समझ आ गई है? राइट इन द चैट बॉक्स। ये इस पे कोई चीज पूछनी तो नहीं है आप लोगों ने? जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इकरा मुनीर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, तो आप प्लीज राइट द चैट बॉक्स जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आवाज में काफी डिस्टॉर्शन है। तो आप चैट बॉक्स में आ जाएं, वहां लिखें। ओके, मैं शॉर्टली इसको रिपीट करता हूँ कि एक्चुअली हम एरिया देखना चाहते हैं, और ये एरिया जो है ये बाउंड किया एक पोलर कर्व ने। इसको हम कह रहे हैं कर्व, लेकिन आप कह रहे हैं पोलर कर्व क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आर और थीटा है। जिस तरह मैंने बताया था y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व होती है, इसी तरह r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, इसको हम पोलर कर्व कहते हैं। अब ये पोलर कर्व हम देख रहे हैं, ये थीटा इज इक्वल टू ए एक रे है, थीटा इज इक्वल टू बी दूसरी रे है। इन दो रेस के दरमियान ये रीजन जो है ना, ये कर्व और ये दो रेस बाउंड कर रही है ना, इस रीजन का हमने एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, तो इस पे वही कर लेट आर विद द रीजन बाउंडेड बाय द पोलर कर्व आर इज इक्वल टू एफ थीटा एंड बाय द रेज। ये जो रीजन है ये सिर्फ पोलर कर्व नहीं बल्कि ये रेज भी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, और ये एंगल की वेरिएशन है 0 से 2 पाई के इन बिटवीन। लेस देन 2 पाई आकाश आजाद मुझसे पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली आपको पता है कि एक पूरे सर्कल में आकाश जो एंगल होता है वो 360 होता है ना। तो 360 को अगर हम रेडियन में देखें तो 2 पाई, तो कोई भी एंगल है उसकी वेरिएशन याद रखिएगा 0 से लेकर 2 पाई के इन बिटवीन रहेगी। इज इट क्लियर आकाश? ओके गुड। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम क्या करने लगे हैं, हम डिवाइड करने लगे हैं इंटरवल ए बी। आपने भी देखा था प्रीवियसली, ये ए बी हमारे पास एक इंटरवल है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें सब इंटरवल्स में विद एंड पॉइंट्स थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू अप टू थीटा एन, ये वही काम जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करते थे जब हम इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये थीटा जीरो वाली लाइन है, थीटा नॉट इसे हम कह रहे हैं, थीटा नाइट समझ लें ए के इक्वल है, और थीटा एन जो है बी के इक्वल है। तो हमने इस पूरे रीजन को काफी रेज से डिवाइड कर दिया, छोटे 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 इसके पीसीस बना लिए। ये इस रीजन का छोटा पीस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये सारे इसके पीसीस आ गए हैं। हम अब ये हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें तो ये पीसीस की जो विड्थ है डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि जितने हम पीस बना रहे हैं इन सारों की जो विड्थ है वो कांस्टेंट है। तो उस विड्थ को हम कह रहे हैं डेल्टा थीटा। मतलब इसकी विड्थ भी डेल्टा थीटा, इसकी विड्थ भी डेल्टा थीटा, इसकी विड्थ भी डेल्टा, तो हर पीस की जो विड्थ है वो डेल्टा थीटा के बराबर है। देन द रेज थीटा इज इक्वल टू थीटा आई। क्या हुआ, इसे डिवाइड रीजन, पूरे रीजन को डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉलर रीजन्स। अब जो बड़ा रीजन था जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था, ये रीजन हमने इसके छोटे 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 बेशुमार रीजन्स बना लिए। तो देयर आर लॉट ऑफ पार्ट्स नाउ, इसको हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और अब जो इनके सेंट्रल एंगल है हर पार्ट का वो है डेल्टा थीटा। वो डेल्टा थीटा बराबर होगा थीटा आई माइनस थीटा आई माइनस वन। तो any question about this? Is it clear? Any question? Please write the chat box अगर आप सब क्लियर है। Yes, आसमा कह रही है क्लियर है।
बाकी स्टूडेंट्स का मैं वेट कर रहा हूं। ओके, सबको क्लियर है, दैट्स गुड। सो हमने सिंपल क्या किया, हमने हमने एक रीजन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सो देखते हैं इससे आगे हम क्या करने लगे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेशन की तरफ जाने जा रहे हैं। इफ वी चूज theta I steric in the ith subinterval theta I minus 1 and theta I, then the area delta I of the ith region is the area of the sector of a circle with central angle delta theta and radius f theta steric। ये स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं। हियर, ये देखें, ये एक सेक्टर है सर्कल का, एक छोटा रीजन। ये फार्मूला आपने याद रखना है, किसके बराबर होता है, 1/2 ये रेडियस आर स्क्वायर और ये थीटा। तो ये एरिया है इस सेक्टर का। अब आए जरा अपनी इस रीजन पे देखें। अब ये जितने रीजन हैं वो सेक्टर्स हैं। तो ये इस रीजन का ये पहला सेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सारे सेक्टर्स हैं। अब हर सेक्टर का जो एंगल है वो डेल्टा थीटा है, और इन सर्कल का जो रेडियस है ना, रेडियस हमने क्या कहा था, आर इज इक्वल टू एफ थीटा। ये देखें, आर किसके बराबर है, एफ ऑफ थीटा के। तो ये याद रखना है अब आपने। तो अब हमने कहा कि इफ वी चूज थीटा आई स्टेरिक, हम किसी एक सेक्टर को चूज कर रहे हैं जिसको मैंने शेड किया हुआ है। अगर हम इसको चूज करें तो आपके पास जो सिचुएशन आ रही है वो ये आ रही है कि थीटा आई स्टेरिक जो इसका जो एरिया होगा, डेफिनेटली स्मॉल पोर्शन है, तो इसलिए एरिया के साथ में डेल्टा आई रख रहा हूं ना, ऑफ द ith रीजन। ये सेक्टर का एरिया होगा, लेकिन ये भी सेक्टर छोटा है। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक रेडियस और एक एंगल। ये इसका एंगल है डेल्टा थीटा, और ये इसका रेडियस है एफ ऑफ थीटा स्टेरिक। क्योंकि इसका रेडियस कुछ और होगा, 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 इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया एफ ऑफ थीटा स्टेरिक। कि अगर ये लाइन थीटा स्टेरिक की है तो हम इसको, इसका जो रेडियस है वो कह रहे हैं एफ ऑफ थीटा स्टेरिक। ये वही है जैसे आर इज इक्वल टू एफ थीटा था। अब हमें रेडियस भी मिल गया और एंगल भी मिल गया। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आ जाएं और लिखें इसका एरिया क्या होगा। एरिया निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एंगल और रेडियस। इसका एरिया क्या होगा, यस, क्या होगा एरिया इसका, ये आपने बताना है, मैंने नहीं बताना आकाश। फार्मूला मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले। चलिए मैं आपको फार्मूले की तरफ ले जाता हूँ, वहां से फार्मूला देख के गैस करें। गैस क्या करना है बल्कि आपने बताना है। ये फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो फिर क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो आर हमारा अब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ थीटा स्टेरिक, और थीटा डेल्टा थीटा है ना, तो इसका एरिया जो होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा दिस 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। तो आर एफ ऑफ थीटा स्टेरिक के बराबर है। क्या ये चीज क्लियर है सबको। इस छोटे से सेक्टर का ये एरिया बनेगा 1/2, दिस इज रेडियस होल स्क्वायर एंड दिस इज डेल्टा थीटा। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, नाउ इट इज क्लियर। yes, okay, good Akash and Asma also। चलें, थैंक्स कि आपको ये क्लियर है। आगे चलते हैं। इसका मतलब है कि अब देखें, अगर हम, तो ये हमारे पास सेक्टर्स बेशुमार हैं। एक सेक्टर का एरिया निकल आया, तो अब सब सेक्टर्स के एरिया को जमा करेंगे तो हमें इस पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम यही करने लगे हैं। हमने क्या किया कि इस सेक्टर का एरिया निकालने के बाद हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन टू द टोटल एरिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दीज
हमने इसको सम कर दिया, तो n इससे बनाए थे, इसलिए हमने समेशन लिखा i वेरीज 1 to n 1/2 f of theta i स्क्वायर और डेल्टा थीटा, जो कि विड्थ सारों की सेम है। तो ये एरिया बनेगा डियर स्टूडेंट्स फॉर द, इसे हम कहते हैं रेमन सम। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो वो भी इसी तरह ही थी। इसको हम कहते हैं दिस इज द रेमन सम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में रेमन सम आपके सामने लिखा हुआ है। सो इट अपीयर्स दैट द approximation in formula 2 improves। अब आपको पता है कि ये जो अप्रोक्सीमेशन है हमारी ये इम्प्रूव करती है। वो किस तरह? वो एक्चुअली जो है ना, हम नंबर ऑफ ये लाइंस ज़्यादा कर जाएंगे, मतलब जितने छोटे पीस करते जाएंगे उतना ही हमारा जो ये अप्रोक्सीमेशन है ये अच्छी होती जाएगी, क्योंकि अगेन दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर आप देखें गौर से पिछली स्लाइड में, तो मैंने इक्वल नहीं डाला हुआ बल्कि अप्रोक्सीमेट का निशान डाला हुआ है कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो ये अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी जब ये वाले जो पोर्शंस हैं ये हमारे पास जितने छोटे होते जाएंगे, जितने ही हम रेज ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, एन बढ़ाते जाएंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ रेज। अगर ये रेज 10 है तो अप्रोक्सीमेशन और होगी, 100 है तो अप्रोक्सीमेशन बेहतर होगी, 1000 है तो और बेहतर होगी, 10,000 है तो और बेहतर होगी। इसलिए हमने कहा कि जो अप्रोक्सीमेशन है हमारी, जो जो एन की वैल्यू लार्जर होती जाएगी, लार्जर का मतलब है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज द लार्जेस्ट नंबर। तो हम कह रहे हैं कि जो जो ये आपके पास इन्फिनिटी होता जाएगा तो फिर हमारा जो फार्मूला है ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। However, the sum in the formula 2 are Riemann sum। ये मैंने बता दिया था आपको कि वो Riemann sum होता है। तो अब लिमिट जो ही लगाएंगे ना तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगी। जो ही हम लिमिट लिखेंगे n goes to infinity उस Riemann sum में, so this will become the integration। ये आकाश आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप मुझे बताएं कि व्हाट यू वांट टू आस्क, कि आप क्या पूछना चाहते हैं। जी आकाश, अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं व्हाट यू वांट टू आस्क। हो गया, दैट्स गुड। ओके, सो अब क्योंकि हमारी रेस शुरू वाली तो एक ए थी और एक बी थी, या समझ लें थीटा 0 ए था और थीटा जो एन था वो बी था, तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट किया है ए टू बी। ये आपके पास आ गया 1/2 एफ ऑफ थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये बच्चों आपके पास एरिया निकालने का फार्मूला आ गया। कभी भी आप एरिया निकालेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो आपने ऐसे निकालना है, दिस इज द फार्मूला, ये आपने याद रख लेना है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको क्लियर है? राइट इन द चैट बॉक्स। यस, ओके, ओके इरफान, यस आसमा, ओके दैट्स गुड कि आप लोगों को ये क्लियर है। कर रसूल भी कह रही हैं आपको क्लियर है, वेरी गुड। तो चलें आगे चलते हैं फिर। ये फार्मूला आपने याद रखना है अब। Therefore, it appears that the formula for the area of the polar region is this। ये हम इसका एरिया कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए। ए टू बी 1/2 एफ ऑफ थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। अब आपको क्वेश्चंस में ना ये एफ ऑफ थीटा दिया होगा, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, तो अब आप उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और निकालेंगे। वैसे ही पता ही आपको, वैसे जैसे मैंने कहा था आपको कि जो एफ ऑफ थीटा है वो किसके बराबर है? आर के बराबर। यहां से देखें एफ ऑफ थीटा किसके बराबर है? आर के बराबर। तो हम इस फार्मूले में अगर एफ ऑफ थीटा को आर रखें तो हम ये फार्मूला इस तरह भी बना सकते हैं, ये भी 1/2
आर स्क्वायर डी थीटा। ये भी आप याद रख सकते हैं, a इज इक्वल टू a टू b 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा विद द अंडरस्टैंडिंग दैट r जो है हमारा f ऑफ थीटा है। सो आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर है। सो लेट्स सी towards examples. Areas in polar coordinate. When we apply formula 4, ये formula 4 है, this one, इसकी बात हो रही है, it is helpful to think that area as being swept out by rotating ray through O that starts with angle A and ends with angle B। ये इसकी बात कर रहा है कि एक रे जो है यहाँ पे चलती हुई रे यहाँ तक आई, तो ये जितना भी एरिया इसने स्वैप किया, तो ये इस एरिया को ये फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये रेडियस के ऊपर ये जो एक लाइन की लेंथ है वो एक्चुअली रेडियस है। हाँ, फिर बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। दिस इज एन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर यू। एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। सो फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय वन लूप ऑफ 4 लीव्ड रोज। आपको याद है कि पिछली लेक्चर में मैंने आपको कुछ फेमस पोलर कर्व्स बताई थी, जिसमें से रोज, लीव्स, इसके बाद वो लेमनिस्केट, लेमाकॉन, कार्डियाइड, सैकल, इसके बाद हमने वो आर्शिमिडस के स्पाइरल्स, ये कुछ चीजें देखी थी। तो ये इनमें से एक कर्व है r इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये एफ ऑफ थीटा है इधर, दिस इज एफ ऑफ थीटा। तो इस कर्व का ये ग्राफ बनता है, दिस इज रोज। अब इस रोज के 4 लूप हैं, इस एक एक पीटल को एक्चुअली एक लूप कहते हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप। अब हमने इस लूप का एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपने अभी इस स्लाइड में देखा है, ये वाला फार्मूला। अब इस फार्मूले को गौर से देखें तो हमें ए और बी नहीं पता, मींस हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पता। तो आपने थोड़ा सा केयरफुल ये समझना है कि हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो द कर्व r इज इक्वल टू cos 2 थीटा, क्योंकि हम अब इस एक लूप की बात कर रहे हैं ना, इस एक लूप का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कहते हैं कि रीजन इनक्लोज्ड बाय द राइट लूप इज स्वेप्ट आउट बाय अ रे। अब ये रे अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है ना इसका, ये बनता है थीटा इज इक्वल टू -π/4, ये वाला एंगल, क्योंकि ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, और ये कहाँ तक जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू π/4 तक जाएगा। ये इसका एक पूरा लूप बनता है, क्योंकि थीटा यहाँ से शुरू होता है ना, यहाँ से चलता चलता 2π, अगर ये 2π तक चले तो फिर ये चारों लूप आ जाएंगे। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। अगर हम थीटा को 0 से लेकर 2π तक करेंगे तो ये चारों लूप आ जाएंगे। अब हमने एक लूप की बात करनी है, तो एक लूप, ये देखें, अगर इस लूप की बात करें जो हमने शेडेड किया हुआ था, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एक तरफ ये थीटा इज इक्वल टू -π/4 है, और ये थीटा इज इक्वल टू π/4 है। ओके, गुड आकाश। So theta is equal to -π/4 and theta is equal to π/4। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं इस छोटे से लूप का एरिया कितना है। तो जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे ये, तो हम क्या किया, -π/4 टू π/4, 1/2 r स्क्वायर डी थीटा, और r किसके बराबर था, cos स्क्वायर 2 थीटा के, cos 2 थीटा के बराबर था, मैंने cos स्क्वायर 2 थीटा कर लिया 1/2। अब इस ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ गई -π/4 टू π/4। ये आप प्रोसेस करें तब भी ठीक है, ना करें इसी को कैरी करें तब भी ठीक है। ये भी आप लोगों ने कैलकुलस के अंदर पढ़ रखा है कि अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -a टू a हो और इवन फंक्शन हो, तो फिर हम इस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को 2 का मल्टीपल करके 0 से ले सकते हैं। तो क्या ये स्टेप क्लियर है आपको? प्लीज राइट द चैट बॉक्स। ये जो स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, ये इवन फंक्शन
अगर हो तो -a to a लिमिट्स 0 to a 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ 2 इसे लिखा हुआ कि ये 2 1/2 से कैंसिल हो जाता है। हाँ गुड आसमा, ये आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। यस इरफान, गुड। ओके, आकाश कह रहे हैं कि 45 का एंगल कैसे बन रहा है। ओके, आप वापस चले जाएं, हम इसको देखते हैं कि ये 45 π/4 कैसे बनता है। अगर आप ये गौर करें, ये जो लूप है, अब जरा आकाश आपने गौर करना है, ये लूप यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, बल्कि चारों लूप की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे है। अब स्पेसिफिकली हम इस लूप की बात कर रहे हैं ना, तो ये अगर देखें तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू है 0। अब मुझे बताएं कि काज कहाँ 0 होता है? काज 90 पे 0 होता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो काज का एंगल है वो 90 होना चाहिए, मतलब 2 थीटा जो है वो π/2 होना चाहिए इस ऊपर वाली कर्व के लिए। तो जब 2 थीटा π/2 है तो थीटा π/4 हो गया। अब आते हैं नीचे वाली कर्व, जो दूसरा इसका नीचे वाला पोर्शन है, एक पोर्शन नीचे वाला भी तो है। ये दो जगह से देखें ना, इस रीजन को ये लूप इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और इसमें अगर देखें तो ये आपके पास एंगल एक तरफ हम वही क्लॉकवाइज गए हैं और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एंगल जो है वो माइनस का आ जाएगा, जो कि -π/4 है। जब इसमें -π/4 पुट करते हैं, अगेन ये cos π/2 वो 0 जनरेट करेगा। तो दोनों केस में ये 0 है। आकाश क्लियर है? जी आकाश, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ। इज इट क्लियर और फर्दर इट नीड्स टू डिस्कशन? यस, गुड। क्योंकि ये लूप की ये दो ब्रांचेज है ना, तो ये इस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो cos 90 0 होता है, लेकिन cos यहाँ 2 थीटा है, तो 2 थीटा को 90 रखा, थीटा इज इक्वल टू π/4 आया हमारे पास। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन। यहाँ बात हो रही थी हमारी कि 0 to π/4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब cos स्क्वायर को हम जो है ना, वो एंगल, वो जो आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटी होती थी, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसको पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास था क्या नाम है, 1 + cos थीटा ओवर 2 अंडर रूट। अब यहाँ पे अंडर रूट इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे cos का स्केयर है, ये आपके पास आ गया 1/2 1 + cos 4 थीटा d थीटा। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके, कम टू द चैट बॉक्स। इज इट क्लियर? 1/2 1 + cos 4 थीटा d थीटा। जी, यस, ओनली वन रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग। यस, रिक्रा कह रही हैं हाँ, हाफ एंगल। यस आकाश, यू आर राइट। ओके, सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम आगे चलते हैं। 1/2 1 + 4 cos थीटा, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अब 1 की इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगी, और cos 4 थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin 4 थीटा/4। लिमिट्स पुट करें, वी गेट द एरिया ऑफ वन लूप π/8। तो हमने एक लूप का एरिया कैलकुलेट कर लिया, और अगर हम चारों लूप का एरिया निकालें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका एरिया भी निकल आएगा। सो हमने एग्जाम्पल 1 समझ ली। आई थिंक ऑल इज क्लियर फॉर यू। यस, आमना कह रही हैं कि दे गॉट अंडरस्टैंडिंग। गुड। सो कम टू द example 2. Example 2 is also very interesting. This one. So 30 seconds के लिए इसको गौर से देखें, फिर मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ।
मोहम्मद इरफान, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? ओके ओके। तो अब देखा था ना कि एक वहां पे लूप जो था ना, अगर आप देखें उस क्वेश्चन को, मैं जाता हूँ, ये देखें। अब देखें ना, ये इधर से आके इसको मिल रहा है ना, और ये इधर से आके मिल रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना। तो इसलिए एक के साथ हम थीटा पॉजिटिव लगा रहे हैं और एक के साथ हम थीटा नेगेटिव लगा रहे हैं। ये थीटा देखें ना, ये -π/4 है। आमना ने हाथ रेस किया है। जी आमना, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस आमना मेरीन। आमना मेरीन, या तो आपने मिस्टेकन भी हाथ रेस किया है या फिर आप बोल नहीं रहे अभी। ओके, सो इरफान, आपसे बात हो रही थी, इज इट क्लियर फॉर यू? कि एक हमारे पास ये थीटा है ना, दिस वन, ये एंगल, और एक ये एंगल है। तो आप देखें ना, दोनों एंगल्स जो दोनों लूप्स बना रहे हैं, वो ये वाला इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है ना, अपोजिट है इनफैक्ट। तो इसलिए एक +π/4 ले रहे हैं और एक हम -π/4 ले रहे हैं। मोहम्मद इरफान, क्योंकि इरफान लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ये निकली है ना, -π/4 से π/4। तो क्योंकि हम लूप तभी कंप्लीट होगा ना, देखें ना, लूप यहाँ से शुरू हुआ है, ये देखें -π/4 से चलता 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 यहाँ तक, और फिर ये, इसलिए लूप यहाँ तक हम ले रहे हैं ना। यूँ समझे ना कि हम -π/, अगर आप देखें जीरो से चलें, चलें आप -π/4 से नहीं चलते इरफान, तो अगर आप जीरो से चलें तो फिर तो लूप आधा रह जाएगा ना। पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते लिमिट्स? -a to a नहीं लेते लिमिट्स आप लोग? कभी नहीं देखी इंटीग्रेशन में? -2 से +2 कभी भी नहीं देखी आपने लिमिट्स? इसी तरह -3 से -5, -3 से +5, तो लिमिट्स तो पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। तो अगर आप देखें जीरो से लें, लेट्स सपोज अब जीरो से लें, तो अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो फिर तो आधा लूप आएगा ना, π/4 तक। तो अब एक पोर्शन अबव है, एक पोर्शन बिलो है, तो अब यहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा, तो हम इस लूप को कवर करेंगे। तो आपने अपने उस जो पोलर है उस पे आपने मूव करना है। ओके फान, यू गॉट क्लियर, दैट्स गुड। चलें फिर हम आगे चलते हैं। तो बात हो रही थी इस एग्जाम्पल 2 की। तो एग्जाम्पल 2 में अगर हम देखें, तो हमारे पास एक सर्कल है, ये वाला पर्पल में, और ब्लू में आपके पास एक कार्डियाइड है। ये कार्डियाइड भी हमने इसी इक्वेशन देखी थी, r = a + a sin थीटा, इस तर्ज की इसकी इक्वेशन होती है। तो हमारे सामने एक सर्कल और एक कार्डियाइड है, और ये जो शेडेड पोर्शन है ना, हमने इसका निकालना है एरिया, कि हमने एरिया निकालना है, रीजन दैट लाइज इनसाइड द सर्कल, सर्कल के तो इनसाइड हो बट आउटसाइड द कार्डियाइड, लेकिन कार्डियाइड के आउटसाइड हो। अब सर्कल की इक्वेशन आपको दी हुई है, r = 3 sin थीटा, और कार्डियाइड की इक्वेशन भी आपको दी हुई है, r = 1 + sin थीटा। ओके, तो ये आपको इक्वेशंस दो, इसका मतलब है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ओके, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एरिया बिटवीन ए वन कर्व, जो अंडर शेडेड पोर्शन में आपके पास आ जाता है, लेकिन ये आपके पास एरिया बिटवीन टू कर्व्स आ रहा है। तो एक आपके पास कार्डियाइड है और एक आपके पास सर्कल है, हमने एरिया निकालना है इनसाइड सर्कल बट आउटसाइड कार्डियाइड। तो
इसको कैसे निकालेंगे, ये है बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि अब एक इक्वेशन नहीं है, इक्वेशंस हैं दो। तो हम ये करेंगे कि अब हम देखें, इस तरह करें कि इस कार्डियाइड में से एक हम कार्डियाइड का एरिया निकालें और एक सर्कल का एरिया निकालें और इन दोनों को माइनस कर दें। तो कार्डियाइड में से सर्कल वाले को या सर्कल में से कार्डियाइड वाले को माइनस करेंगे, तो जो बाकी बचेगा वो एरिया बचेगा ना, जो सर्कल का तो होगा लेकिन कार्डियाइड का नहीं होगा। तो हमें डिफरेंस करना पड़ेगा, दो एरियाज कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उन दो एरियाज को कैलकुलेट करके, मतलब हम सर्कल के एरिया अलग कैलकुलेट करेंगे, कार्डियाइड के एरिया अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इनको डिफरेंस ले लेंगे। सो सबसे पहले तो हमें यह करना है। हम अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएंगी। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे आपको समझ आ रही है, यहाँ में लिखा है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 और ये लिखा है थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ये इसकी दो लिमिट्स आ रही है ना। ये कैसे? ये इस तरह कि आप इन दोनों को इक्वल रख लें, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, इनको बराबर रख लें और इनकी लिमिट्स निकाल लें। तो 3 साइन थीटा जब बराबर रखेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना। लिमिट्स का मतलब है कि देखें इस पॉइंट पे कार्डियाइड और सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे नहीं कर रहे, अब वापस वापस इस पॉइंट पे दोबारा इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इधर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सर्कल और कार्डियाइड तीन जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक ओरिजिन, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अगर हम देखें हमारा जो शेडेड एरिया है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब हमने इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। अब जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब दोनों बराबर हो गए, ये भी आर के बराबर ये भी आर के बराबर, तो हम इनको बराबर रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन 30 डिग्री पाई बाय 6 जो होता है ना वो 1/2 के बराबर होता है। तो इसलिए एक तो आ गया ये पाई बाय 6 और दूसरा क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव दो जगह पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 फर्स्ट ईयर का नॉलेज यूज कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में आप पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे। ये पाई वैल्यू होती है, अब ये एंगल कम है पाई से तभी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसको हम पाई में से पाई बाय 6 माइनस करेंगे तो 5 पाई बाय 6 आपके पास आंसर आएगा। ओके, प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप करें कि आपकी चीज समझ आ गई है, फिर हम आगे चलते हैं। लिमिट्स कैलकुलेट करना, दैट इज मेन पॉइंट। जी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स कि पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 आपको क्लियर है, ताकि हम फिर आगे चलें। ओ इरफान को क्लियर है, गुड। व्हाट अबाउट द अदर्स? आकाश ने भी क्लियर कर दिया, आसमान ने भी कर दिया, ओके दैट्स गुड। तो फिर हम अब एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात कर रहा था जो मैं दे इंटरसेक्ट व्हेन 3 sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा which gives sin theta is equal to 1/2, so theta is equal to pi by 6 and theta is equal to 5 pi by 6. The desired area can be found by subtracting the area inside the cardioid, theta is equal to pi by 6 and theta is equal to 5 pi by 6 from the area inside the circle from pi by 6 to 5 pi by 6। दोनों की लिमिट्स यही रहेंगी। तो हम ये इन दोनों को जरा माइनस करते हैं, तो ये देखें ये आपके पास सर्कल का एरिया आ गया, फार्मूला तो वही है ना, 1/2 a टू बी आर स्क्र डी थीटा, और आर सर्कल के केस में 3 साइन थीटा है और कार्डियाइड के केस में 1 प्लस साइन थीटा है। तो हमने सर्कल का एरिया और कार्डियाइड एरिया माइनस कर दिया। सो प्लीज अगेन राइट इन द चैट बॉक्स दिस इज क्लियर। Is it clear? Yes, Asman. Okay, that's good.
सो कम टू द नेक्स्ट। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए जी आकाश, क्या क्वेश्चन है आपका? माइनस कैसे लिया? ओके। आप कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन क्यों की है? ओके, वापस चलते हैं हम। इधर देखें, अब ये एरिया कम है ना, अब खुद देखें, अब जरा इसको गौर करें। सर्कल ये है पर्पल वाला पूरा, और आगे कार्डियाइड है। अब जिस एरिया को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो ऐसा एरिया है जो सर्कल के तो इनसाइड है लेकिन कार्डियाइड के इनसाइड नहीं है। मतलब अब अगर हम इसको भी शेड करते, अगर कार्डियाइड एरिया का मतलब है ये सारा एरिया, बात समझ आ रही है? तो अब सर्कल का मतलब है कि ये एरिया भी और ये भी एरिया भी फुल। तो अगर हम सर्कल का फुल एरिया कैलकुलेट करें तो आपके पास ये एरिया यहां से होता होता ये सारा आ जाएगा फुल। आप सर्कल को फिल कर दें पूरा, कार्डियाइड को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो वो फुल सर्कल का एरिया बनेगा। और इस तरह कार्डियाइड का एरिया निकालें तो ये सारा एरिया और प्लस ये भी, ये सारा कार्डियाइड का एरिया बनेगा। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो अब ये पूरा सर्कल था, इसमें से देखें कार्डियाइड माइनस करेंगे तो ये भी तो माइनस हो जाएगा ना, तो पीछे सिर्फ यही एरिया बच जाएगा। तो पूरे सर्कल के एरिया में से इस कार्डियाइड के एरिया को माइनस कर देंगे तो फिर वही एरिया बचेगा जो सर्कल के तो इनसाइड होगा लेकिन कार्डियाइड के इनसाइड नहीं होगा। कि कार्डियाइड एक तरह के सर्कल के अंदर है ना, तो सर कार्डियाइड के एरिया हम बीच में से निकाल देंगे तो पीछे वही एरिया बचेगा जो सर्कल के अंदर तो होगा लेकिन कार्डियाइड के बाहर होगा। जी आकाश। आकाश आपको समझ आ गई है बात? ओके। ओके, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। एज द रीजन इज सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, वी कैन राइट। अगेन अगर आप देखें इसमें तो सर्कल भी जो है ना सिमेट्रिक शेप है और कार्डियाइड भी सिमेट्रिक शेप है ना, तो अगेन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर देगी। वही 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिमिट्स हम पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 की जगह पाई बाय 6 से पाई बाय 2 ले लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसकी लिमिट्स भी हम पाई बाय 6 से पाई बाय 2 ले लेते हैं। और अब देखें ये स्केयर ओपन कर दिया 9 साइन स्केयर थीटा, और उसका भी हमने स्केयर ओपन कर दिया है, वो आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। लिमिट सेम है, 1/2 कॉमन आके 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये 9 साइन स्केयर थीटा और ये साइन स्केयर थीटा माइनस होके 8 साइन स्केयर थीटा रह गया। बाकी ये दो टर्में साथ हैं। तो बस हमने इसको अगेन वही हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज की है, तो हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करके ये स्केयर्स खत्म हो जाएंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट द आंसर पाई। सो उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल 2 भी आपको सही तरह समझ आ गई होगी। ओके, कोई क्वेश्चन रह गया पीछे आकाश जो आपको 99% समझ आई है? जी, क्या ये एरिया आप सबको समझ आ गया? ओके ओके ओके। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल टू illustrate प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पोलर कर्व्स, जिसकी बात मैं कह रहा था कि जो एग्जाम्पल 2 में हमने एरिया निकाला है बिटवीन टू पोलर कर्व्स। तो आए अब इसको जनरलाइज ही कर लेते हैं इस फार्मूले को। तो इन जनरल let R be the region that is bounded by two curves with polar equation। एक की polar equation है R is equal to f theta और दूसरे की polar equation है R is equal to g of theta, और limits of integration है theta is equal to
A to B। तो अब हम जो है ना इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अब आपको 100% समझ आ जाएगा आकाश। R is equal to f of theta। So हाँ इरफान, आपकी बात सही है। जब सेकंड लूप की बात करेंगे तो लिमिट्स वो दूसरे लूप का वो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा और एंडिंग पॉइंट आगे चला जाएगा। मैं उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। इसकी बात करें ना आप, ये तो अगर आप सेकंड लूप होगा ना तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस लूप का π/4, और ये इसका आपके पास ना वो जो आप कह रहे हैं ये इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो कि मेरे ख्याल में बनेगा कोई, ये बनेगा आपके पास 120 डिग्री। उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। बट 135 ठीक कह रहे हैं आप। 5π/4 तो ये एक्चुअली π/4, फिर ये 2π/4 और ये 3π/4 बनेगा। ये समझे ना, 0, ये -π/4, ये 0, ये π/4, ये 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, इसी तरह आगे चलता जाएगा। अब मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आपको। सेकंड लूप की बात करेंगे तो ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग होगा आपका। ओके, तो हम आगे जा रहे थे यहाँ पे रीजन बिटवीन टू कर्व्स। तो अब एक कर्व है r इज इक्वल टू f थीटा और दूसरी कर्व है r इज इक्वल टू g थीटा। तो इनके दरमियान जो अब एरिया बाउंड हो रहा है वो ये आप देखें ना। अब जरा आकाश गौर कीजिएगा, r इज इक्वल टू f थीटा समय g ना होता तो ये शेड में फुल करता, फुल शेड होता। लेकिन अब क्योंकि यहाँ g भी है तो हम इस रीजन का निकालना चाहते हैं। तो अब f तो देखें ना, यहां से लेकर यहां तक है f। अब आपको 100% समझ आएगा, ये सारा f है और g जो है ना वो यहां से लेकर यहां तक है। लेकिन हम इसका निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब पूरे f में से g निकाल दो तो बाकी ये बचेगा। अब ये जो एरिया है ना ये f में से g माइनस करके। क्लियर? ओके, is it clear now for you all? I think so. So it means that कि हमें जो एरिया निकलेगा वो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होगा। So area of region R is found by subtracting the area inside R from the area inside R is equal to f theta। तो ये एक जनरल फार्मूला आ गया आपके पास। लेकिन आपने ये ग्राफ देख के फार्मूला लगाना है, कभी g ऑफ थीटा माइनस f ऑफ थीटा भी हो सकता है। तो ये एक जनरल फार्मूला मैंने आपके लिए बना दिया है आपके लिए कर्व का। ओके ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द फैक्ट दैट अ सिंगल प्रॉब्लम में represents in polar coordinate sometimes makes it difficult to find all the points of intersection of two polar curves। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि पिछली दो कर्व्स के दरमियान जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो 3 हैं, लेकिन हमने लिए 2। मैं वो आपको दिखाता हूँ ग्राफ। ये इसकी बात कर रहा है, ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स 3 हैं, हमने लिए हैं 2। तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। ये देखें, फॉर इंस्टेंस इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस फिगर दैट सर्कल एंड कार्डियाइड हैव 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 1 2 3। ओके, तो अगर हमने जो लिए थे वो ये लिए थे 3/2 π/6 और 3/2 5 π/6। ये हमने एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए।
द ओरिजिन इज आल्सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओरिजिन जो है वो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन हमने इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त ओरिजिन हमें मिला ही नहीं। द ओरिजिन हैज नो सिंगल रिप्रेजेंटेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये तो हमें पता ही है ना कि एक कोऑर्डिनेट की इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन होती हैं, तो इसी तरह ओरिजिन की भी सिंगल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है पोलर में, इवन किसी भी पॉइंट की नहीं है। तो फिर हमने ओरिजिन को क्यों नहीं लिया, इस बात को समझते हैं। इसके लिए अगर आप देखें तो हमारे पास ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 0 0 या फिर 0 और पाई, क्योंकि पाई पुट करें साइन पाई भी 0 हो जाता है। तो इस इक्वेशन को ओरिजिन के ये दो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं, एक 0 0 और एक 0 पाई। तो ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है। अब देखते हैं कार्डियाइड के लिए कौन से दो पॉइंट है। तो कार्डियाइड के लिए आपके पास है एक 0 3 पाई बाई 2, ये सिर्फ इसको सेटिस्फाई करता है 0 3 पाई बाई 2, सो इट लाइज ऑन द कार्डियाइड। ये पॉइंट ओरिजिन पे है ना, इसको जो सेटिस्फाई करता है। अच्छा, think of two moving along the curves as the parameter value theta increases from 0 to 2 pi। अगर आप 0 से 2 पाई चलें तो देखें ये पाई जब होगा ना सर्कल, तो ये ओरिजिन पे दोबारा आ जाएगा, लेकिन दूसरा जो है वो 3 पाई बाई 2 पे रीच करेगा। तो दोनों एक ही वक्त में, दोनों कर्व्स एक ही वक्त में ओरिजिन में नहीं पहुंच रही। ये है असल मेन पॉइंट। हाल दो आपको इंटरसेक्शन नजर आ रही है, लेकिन अगर हमें ड्रॉ करते ना तो सर्कल पहले पहुंच जाता बनिस्बत कार्डियाइड के, बल्कि 3 पाई बाई 2 ये 270 पे जाके मीट करेगा और ये 180 पे मीट कर जाएगा सर्कल। तो ये एक मेन डिफरेंस था ओरिजिन का। द पॉइंट्स डू नॉट कोलाइड एट द ओरिजिन सिंस दे रीच द ओरिजिन एट डिफरेंट टाइम्स, however curves intersect there। हालांकि कर्व्स को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम ये दो पॉइंट्स नहीं ले रहे, जबकि पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 ये दोनों एक ही वक्त में इधर दोनों कर्व्स पहुंचती हैं। तो ये एक बहुत ही बीच में टेक्निकल एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। Thus, to find all points of intersection of two polar curves, it is recommended that you draw the graphs of both curves। It is especially convenient to use a graphing calculator or computer to help with this task। Anyways, इसके हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालते हैं। एग्जांपल 3 है, दो कर्व्स हैं cos 2 थीटा और 1/2। अब cos 2 थीटा जो है और 1/2 दोनों को इक्वल रखें तो ये देखें इसके चार इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते हैं, 5/3, 5/3, 7/3, 11/3। दीज आर द 4, और यहाँ से थीटा अगर हम निकालें तो ये बनता है 2 पे डिवाइड कर दिया ना मैंने, तो ये 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं दीज वन। तो ये है एक्चुअली इसकी ग्राफ कि r इज इक्वल टू 1/2 एक सर्कल है और दूसरा रोज था, तो ये इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तीसरा। वैसे देखें इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स काफी ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, लेकिन इन दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं वी ओनली गेट 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। These can be found using symmetry by noticing that another equation of circle is r is equal to -1/2। तो अगर हम एक और हम सिमेट्री से देखें तो r is equal to -1/2 भी यही बनेगा, तो इससे हमें रिमेनिंग मिल सकते हैं। एनीवेज, हम अपना लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई एम कमिंग टूवर्ड्स आंसर क्वेश्चन सेशन। आपने कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड if you have any question then please raise your hands। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, स्पेशली इंटरसेक्शन पॉइंट्स या फिर
area between the polar curves. Write in the chat box if you get all clear. I'm waiting for your responses. Are you listening me? Okay, Hamna is saying clear. Fun is also clear. Okay, dear students, then फिर हम आज तक यहीं पे रुकते हैं. See you in the next class now. Till then, Allah Hafiz.